एक तो वो स्टेंट वो है जिसे कहते हैं बेयर मेटल स्टेंट, उस पर दवाई नहीं लगी होती, और दूसरा स्टेंट वो है जिस पर दवाई लगी होती है, इसे कहते हैं मेडिकेटेड स्टेंट। अब इनमें फ़र्क क्या है? जो सिंपल बेयर मेटल स्टेंट है उसका चांस दोबारा तंग होने का इज़ मोर देन 50%, यानी कि वो स्टेंट किया गया तो चांस ये है कि 6 महीने में या 9 महीने में 50% चांस ये है कि दोबारा उसमें तंगी या नैरोइंग शुरू हो जाएगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर गौहर सईद है। आई एम अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मेरा तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है। स्टेंट जो है बेसिकली आप ये समझ लीजिए सिंपली कि एक मेटल का कॉइल या स्प्रिंग है जो कि मेटल अलॉय से बनता है, और उसके ऊपर एक मेडिसिन लगाई गई होती है ताकि ये स्टेंट खुलने के बाद दोबारा तंग ना हो। जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि स्टेंट दो तरह के होते हैं, एक वो जिन पे दवाई लगी होती है और एक वो जिन पे दवाई नहीं लगी होती। और उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो बेसिकली एक मेटल का अलॉय है जिसको एक स्प्रिंग की शेप में दिया जाता है, जो आपकी हार्ट की आर्टरी के अंदर जाके ब्लॉकेज को खोल देता है और फिर उसको खुल रखता है ताकि दोबारा बंद ना हो। इसके अंदर एक बलून होता है, बलून स्टेंट को खोलता है और स्टेंट को डिप्लॉय करने के बाद बलून बाहर आ जाता है और स्टेंट वहाँ रह जाता है। ये स्टेंट जो है ये डिप्लॉय होने के बाद या प्लेस करने के बाद हिलता वगैरह नहीं है। बाद लोग समझते हैं कि स्टेंट हिल जाएगा या अपनी जगह से मूव कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये स्टेंट को हाई प्रेशर पर डिप्लॉय किया जाता है और एक दफ़ा ये प्लेस हो जाए तो दोबारा अपनी जगह से हिलता नहीं है। दूसरी बात ये कि स्टेंट को एक दफ़ा प्लेस करने के बाद इसको रिमूव नहीं किया जाता। इट इज़ फॉर लाइफ। जब वो प्लेस हो गया तो प्लेस हो गया। हाँ, स्टेंट के अंदर मज़ीद स्टेंट बाज़ सूरतों में डिप्लॉय किए जा सकते हैं, मज़ीद स्टेंट लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो पुराना स्टेंट बाहर नहीं आता। एक दफ़ा जब वो प्लेस हो गया तो फिर प्लेस हो गया। देखिए, स्टेंट जो है ना बेसिकली या बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं। एक तो वो स्टेंट वो है जिसे कहते हैं बेयर मेटल स्टेंट, उस पर दवाई नहीं लगी होती, और दूसरा स्टेंट वो है जिस पर दवाई लगी होती है, इसे कहते हैं मेडिकेटेड स्टेंट। अब इनमें फ़र्क क्या है? जो सिंपल बेयर मेटल स्टेंट है उसका चांस दोबारा तंग होने का इज़ मोर देन 50%, यानी कि वो स्टेंट किया गया तो चांस ये है कि 6 महीने में या 9 महीने में 50% चांस ये है कि दोबारा उसमें तंगी या नैरोइंग शुरू हो जाएगी। जो मेडिकेटेड स्टेंट्स हैं जिन पर मेडिसिन लगी होती है वो इस दोबारा तंगी को ख़त्म करते हैं, इसलिए वो स्टेंट देर तक खुले रहते हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि अगर वो स्टेंट प्रॉपरली प्लेस किया जाए, टेक्निकली ठीक तरह से किया जाए, तो वो स्टेंट कई सालों तक 5 7 10 साल तक उनमें चांस दोबारा तंगी का बहुत कम होता है, लेस दैन 5% चांस होता है। इसलिए इन दो तरह के स्टेंट्स में बड़ी फ़र्क ये है, एक दवाई वाला और एक दवाई के बगैर। सेकंड बात आती है स्टेंट की क्वालिटी में क्या फ़र्क है। ये पिछले दिनों काफ़ी बहस चलती रही लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगो कि स्टेंट जेली स्टेंट्स हैं या फेक स्टेंट्स हैं। असल में स्टेंट जेली नहीं होते, इनकी क्वालिटी का फ़र्क होता है। जो टॉप क्वालिटी स्टेंट्स हैं वो हैं अमेरिकन स्टेंट्स, जो कि बनते हैं अमेरिकन कंपनीज से। उसमें 3 कंपनीज बड़ी आती हैं, मेट्रॉनिक, एबट वैस्कुलर और बॉस्टन साइंटिफिक। ये 3 कंपनीज जो हैं ये टॉप टियर कंपनीज हैं स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग में और स्टेंट की क्वालिटी में। इसके बाद बेशुमार यूरोपियन कंपनीज हैं जो कि स्टेंट बनाती हैं और स्टेंट बेचती हैं मार्केट में। ऑब्वियसली द अमेरिकन स्टेंट्स आर द टॉप टियर स्टेंट्स, इसलिए दे आर द नंबर 1 चॉइस फॉर मोस्ट फिजिशियंस। तो अगेन क्वालिटी में फ़र्क क्या है कि जो अमेरिकन स्टेंट जो हैं इन 3 कंपनीज़ के वो बेस्ट कंसिडर किए जाते हैं तमाम दुनिया में, और तमाम बाकी स्टेंट्स इनसे कंपेयर किए जाते हैं। इन 3 बड़ी कंपनीज़ में, जिसमें मेट्रॉनिक, बॉस्टन साइंटिफिक और एबट वैस्कुलर शामिल हैं, कोई 19-20 का फ़र्क होगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसलिए अगर आपको स्टेंट की ज़रूरत पड़े तो कोशिश ये करें कि आपको अमेरिकन स्टेंट प्लेस किया जाए, डिपेंडिंग कि अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टेंट थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और यूरोपियन स्टेंट ठीक काम करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनकी वो क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो कि अमेरिकन स्टेंट्स की होती है, इसलिए इसमें फ़र्क है। तो ये बात आपको अपने मद्देनज़र रखनी चाहिए। स्टेंट की सबसे कॉमन इंडिकेशन, सबसे कॉमन जो ज़रूरत है स्टेंट की, वो उन पेशेंट के लिए जिनकी हार्ट की कोई शरेयान तंग हो गई हो और उसकी वजह से उनको एंजाइना के सिम्टम हो रहे हो।
अब सिम्टम में जाना का क्या है कि आप चलें फिर चेस्ट पेन शुरू हो जाए, छाती में दबाव, सांस फूलना शुरू हो जाए, अनयूजुअल फटीग, लैक ऑफ स्टेमिना हो जाए। अगर आपको डायबिटिक है तो ज़रूरी नहीं आपको सांस के साथ साथ छाती में दर्द भी हो। ये बड़ा पॉसिबल है कि अगर आप डायबिटीज़ आपको है तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो, सिर्फ सांस फूलना शुरू हो जाए आपका। इसलिए राइट एज ग्रुप में एनीबॉडी हु इज़ 40 एंड अबव, उसको सांस फूलने के सिम्टम, छाती में दर्द के सिम्टम चलने फिरने से, या अनयूजुअल फटीग या एनर्जी में कमी महसूस हो, तो उसको फ़ौरन अपने मौलवी से रुजू करके इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना चाहिए। ये तमाम अलामात एंजाइना की हो सकती हैं जो कि इंडिकेट करता है कि दिल की कोई शरेयान तंग हो गई है। और अगर वो तंगी इस तरह की है कि वो खुलने से आपको सिम्टम को रिलीफ मिल जाएगा, तो उसके लिए स्टेंट एक आइडियल ऑप्शन है। बाज़ सूरतों में स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है, उस सूरत में फिर आपको बाईपास की तरफ जाना पड़ता है। और ये भी लाजमी नहीं कि आपके एंजियोग्राफी के बाद आपको लाजमी स्टेंट करना पड़े। अगर ब्लॉकेज माइल्ड रेंज की है या मॉडरेट रेंज की है, लेट्स से 50% कम ब्लॉकेज है, तो उस समय स्टेंट नहीं पड़ता, वो फिर खाली दवाई से ही इलाज कराएगा आपका। इसलिए प्रॉपर एंजियोग्राफी, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद अगर वाकई वो ब्लॉकेज इतनी सवियर है कि 70% से बड़ी हुई है, तो फिर उस सूरत में स्टेंटिंग से आपको सिम्टम को रिलीफ मिल सकती है। इसके अलावा जो सबसे आई थिंक लाइफ सेविंग इसकी इंडिकेशन है स्टेंटिंग की, वो उन पेशेंट में है जिनको एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा हो। उस सूरत में स्टेंट वाकई एक जान बचाने की ट्रीटमेंट है और ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसलिए अगर आपको हार्ट अटैक के अलामात हैं या आपको हार्ट अटैक डायग्नोज हुआ है, तो फ़ौरन किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हो बग़ैर डिले के। और ये बात मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको छाती में शदीद दर्द शुरू हो और अलामात इस तरह की हों कि शायद हार्ट अटैक है, तो फ़ौरन किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ 24 घंटे स्टेंट करने की सहूलत मौजूद हो, क्योंकि उस सिचुएशन में स्टेंटिंग ही हार्ट अटैक के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। बाकी तमाम ट्रीटमेंट्स या क्लॉट को तोड़ने वाली दवाइयाँ वो काम नहीं करती जो स्टेंट एक प्रॉपर फैसिलिटी में प्रॉपरली ट्रेंड बंदा आपके लिए कर सकता है। इसलिए जब भी हार्ट अटैक की अलामात ज़ाहिर हों, एकदम सीने में दर्द शुरू हो या सांस ख़राब हो और आपको अंदेशा हो कि हार्ट अटैक है, तो फ़ौरन किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे स्टेंटिंग की सहूलत 24 घंटे मौजूद हो। तो अभी आपसे हम केस एक शेयर कर लेते हैं जिसमें पेशेंट को हार्ट अटैक था और हमारे पास टाइम पर आ गए और मैं दिखाऊं कि हार्ट अटैक में होता क्या है। ये आप देख रहे हैं दिल की शरेयानें हैं जहाँ पे एरो मूव कर रहा है। ये दिल के सामने वाली शरेयान है और इस जगह पर आप गौर से देखें तो आपको वाइट सा एक डॉट नज़र आएगा जो कि यहाँ पे क्लॉट पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस पेशेंट को ये हार्ट अटैक हुआ है। हमारे पास आया था पेशेंट। क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है 24 घंटे स्टेंटिंग की हार्ट अटैक के लिए, तो हमने फ़ौरन पेशेंट की एंजियोग्राफी की जो आपको नज़र आ रही है और आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे शरेयान में यहाँ पर एक जगह पे क्लॉट पड़ा हुआ है जहाँ उसको हार्ट अटैक आया है और यहाँ पे तंगी बन रही है। तो विदाउट डिले हमने फ़ौरन इसको स्टेंट प्लेस किया। ये जो 2 डॉट्स हैं ये स्टेंट है, उसकी पोजीशन चेक करके हमने यहाँ पे स्टेंट को खोल दिया। ये स्टेंट खुल गया जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज ठीक हो गई और उसका फ़्लो ठीक हो गया। स्टेंट करने के बाद उसको हमने मज़ीद एक बड़े बलून से मैक्सिमम खोला ताकि वो स्टेंट पूरा खुले, उसमें कोई तंगी का इम्कान बाकी ना रह जाए। और वो करने के बाद स्टेंट को पूरी तरह खोलने से बाद आप देख सकते हैं कि शरेयान पूरी खुल गई है, उसका फ़्लो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और वहाँ से क्लॉट निकल गया है। तो ये मेरे ख्याल में स्टेंटिंग की बेस्ट इंडिकेशन ये है, क्योंकि ये वाकई आपकी जान बचाती है और ये बेस्ट ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक के केसेस में। इसलिए मज़ीद दोबारा वही बात कि अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम हों तो फ़ौरन किसी ऐसी जगह पर रुजू कीजिए जहाँ पे कि स्टेंटिंग की फैसिलिटी 24 घंटे अवेलेबल हो। तो स्टेंट कैसे करते हैं? यहाँ पर आपको एक शरेयान नज़र आ रही होगी जिसमें कि इस जगह पे सख्त तंगी बनी हुई है और पेशेंट को सिम्टम हो रहे हैं चेस्ट पेन के चलने फिरने के साथ। तो हमने इस तंगी को ठीक करना है। उसके लिए
जो फर्स्ट स्टेप है, हम पहले एक स्पेशल कैथेटर जिसे कहते हैं गाइडिंग कैथेटर, उससे इस शरेआन को अप्रोच करते हैं। उसके बाद ये जो बाल बराबर तार देख रहे हैं उसको पार करते हैं ताकि इस ब्लॉकेज को क्रॉस कर सकें। उसके बाद ये 2 डॉट्स जो हैं ये स्टेंट है। ये पूरी जो तंगी थी उसको स्टेंट से हम कवर करते हैं ताकि तमाम एरिया जहाँ पे ब्लॉकेज बना हुआ है वो स्टेंट से कवर हो जाए। उसके बाद हम स्टेंट को खोलते हैं। स्टेंट के अंदर होता है बलून जो कि स्टेंट को खोलता है, उसको हाई प्रेशर पे डिप्लॉय करता है शरेआन के अंदर ताकि दोबारा तंग ना हो सके और ना ही अपनी जगह से हिल सके। जैसे आप देखेंगे ये स्टेंट खुल गया है और शरेआन की तंगी वहाँ से अब ख़त्म हो गई। बाज़ सूरतों में स्टेंट करने से पहले उस तंगी को बलून करना पड़ता है ताकि वहाँ से स्टेंट गुजरने का रास्ता बन सके, क्योंकि बाज़ का ये तंगी इतनी सख्त होती है या इतनी सवेर होती है कि वहाँ से स्टेंट अपने ओन पे नहीं गुजर सकता। तो स्टेंट का रास्ता बनाने के लिए पहले हमें उसको बलून से खोलना पड़ता है, फिर स्टेंट प्लेस करना पड़ता है। इसलिए ये खाली स्टेंट बाय इटसेल्फ वहाँ तक नहीं पहुँचता, इसमें बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। और स्टेंट जब एक दफ़ा खुल गया तो आम तौर पे मेरी प्रैक्टिस ये है कि हम उसको मज़ीद खोलते हैं थोड़े बड़े बलून के साथ ताकि मैक्सिमम खुल सके और उसमें चांसेस दोबारा तंग होने के कम से कम हों। बाज़ औक़ात ये स्टेप मिस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात ये स्टेंट जो हैं कुछ अर्से बाद या कुछ साल बाद दोबारा तंग हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि इन स्टेंट को प्रॉपरली नहीं खोला जाता। अगर इनका स्टेंट का साइज़ ठीक किया जाए और उनको प्रॉपरली खोला जाए तो इन स्टेंट के तंगी के चांसेस बहुत कम हैं। अब यहाँ पर ये स्टेंट प्लेस करने के बाद उसको हम दोबारा एक बड़े बलून के साथ फिर से खोल रहे हैं ताकि ये स्टेंट पूरा खुले और उसमें चांसेस कि दोबारा तंग होगा कम से कम हो। अब देखिए दोबारा बलून करने के बाद इसकी थोड़ी मज़ीद बेहतरी इसमें आई है और ये अब मैक्सिमम खुल गया। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं स्टेंट के। पहले इस शरेआन को हम एंगेज करते हैं, उसमें तार गुजारते हैं, अगर ज़रूरत हो तो पहले उसको बलून से खोलते हैं ताकि रास्ता बन सके स्टेंट गुजरने का। स्टेंट को खोलते हैं और फाइनली मोस्टली स्टेंट को हम फिर एक बड़े बलून के साथ मज़ीद खोलते हैं ताकि वो मैक्सिमम खुल सके। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? देखें, स्टेंटिंग जो है ऑब्वियसली एक इन्वेसिव प्रोसीजर है और किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर के साथ कॉम्प्लिकेशन का चांस होता है। सो चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज़ 1 to 2%। और कॉम्प्लिकेशन सिंपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ से आपने एक्सेस किया हाथ से या टांग से, वहाँ ब्लीडिंग हो जाए। ब्लीडिंग कैन बी माइनर या ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 2, चूँकि इन्वेसिव प्रोसीजर है तो बाज़ औक़ात माइल्ड स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं और रेयरली मेजर स्ट्रोक हो सकता है, बहुत रेयर है। नेक्स्ट, कमिंग टू द हार्ट इटसेल्फ, ये पॉसिबल है कि स्टेंटिंग करते हुए शरेआन का एक हिस्सा सुराख हो जाए वहाँ पर, जिसे हम कहते हैं परफोरेशन कहते हैं, इसको सील करना पड़ता है। ठीक है ना जी। बहुत एक्सट्रीम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में इमरजेंसी बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस इस प्रोसीजर का हिस्सा हैं, लेकिन चांसेस अगर डन प्रॉपरली इन सेफ हैंड्स, इन एक्सपीरियंस हैंड्स, इन अ प्रॉपर लैब आर वेरी वेरी मिनिमल। तो रेगुलर केस द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर 1% लेस दैन 1%, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट ऑब्वियसली ज़ीरो तो नहीं है। लाइक एनी प्रोसीजर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन विच इज़ यूजली 1% 2%। बाज़ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में या बहुत सिक पेशेंट्स में जिन्हें हमें काम करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन रेट्स हायर होते हैं। तो वो बात हम पेशेंट से डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा हायर है और उनको ये बात समझनी चाहिए कि थोड़ा हायर रिस्क का प्रोसीजर ये होने वाला है। लेकिन मोर देन 99% ऑफ केसेस, 95% ऑफ केसेस आर लो रिस्क प्रोसीजर्स एंड दे आर डन सेफली और में चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर वेरी वेरी लो। एक जो कॉम्प्लिकेशन बहुत आई वुड से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है स्टेंट की, वो ये होती है कि स्टेंट डलने के बाद फिर से क्लॉट कर जाए या उसमें क्लॉट बन जाए। उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये डेफिनेटली एक फ़ौरन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जब स्टेंट में क्लॉट बनेगा तो जो स्टेंट भरा था वो फ़ौरन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से मैसिव हार्ट अटैक पेशेंट को आएगा। इसलिए हम पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपने दवाई अपनी नहीं छोड़नी स्टेंट डालने के बाद। स्टेंट पड़ने के बाद पेशेंट को दवाई दी जाती है खून पतला करने के लिए,
अगर वो दवाई प्रीमेच्योरली बंद कर दी जाए या किसी वजह छोड़ दी जाए तो उस पर स्टेंट फ़ौरन क्लॉट कर जाता है, विच दैन बिकम्स ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। मैं आपको एक केस शेयर कर लेता हूँ जिसमें ये स्टेंट क्लॉट कर गया। जैसे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे एक स्टेंट पड़ा हुआ है जो कि क्लॉट कर गया। नाउ दिस हैज़ बिकम ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि अब पेशेंट को सीवियर हार्ट अटैक है, ये स्टेंट बंद हो गया है और उसमें क्लॉट पड़ा हुआ है और इसको इमरजेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमने वायर पास की, फ़ौरन बलूनिंग शुरू की इसकी, ताकि ये स्टेंट खुल सके और दोबारा इसमें खून का फ़्लो स्टार्ट हो सके। बलूनिंग के बाद इसमें फ़्लो शुरू हो गया, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी क्लॉट पड़ा हुआ था। मज़ीद बलूनिंग की गई, मल्टीपल बलून्स, फाइनली इसमें फ़्लो शुरू हो गया, लेकिन अभी भी काफ़ी इसमें क्लॉट था। करने के बाद, क्लॉट कम करने के बाद, बलून से तोड़ने के बाद, फ़्लो बेहतर करने के बाद काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब इसमें फ़्लो चल पड़ा शरेआन में और अब इसमें हम फाइनली इम्प्रूवमेंट देखने के बाद, जब ये क्लॉट की क्वांटिटी कम हो गई, अब इसमें फिर से हम स्टेंट प्लेस करेंगे ताकि जो पिछला स्टेंट है ये पूरा खुल सके और प्रॉपर्ली तमाम क्लॉट और तमाम डिजीज़ कवर हो सके। अब वो स्टेंट खोल दिया जाएगा और देखिए स्टेंट के बाद ये जगह पूरी खुल गई है और ये फ़्लो पूरा नॉर्मल हो गया। तो सबसे जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है स्टेंट के बाद की, वो ये है कि स्टेंट एक्यूटली आपका बंद हो जाए। इसलिए स्टेंट के बाद जब तक आपकी दवाई आपको फिजिशियन बंद ना करे खून पतला करने वाली, वो दवाई आपने बंद नहीं करनी, ठीक है ना जी, क्योंकि देन इट बिकम्स ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ये फिर एक बहुत हाई रिस्क काम हो जाता है कि स्टेंट में क्लॉट पड़ गया है और वो क्लॉट फिर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए प्लीज़ फिर वही बात कि स्टेंट के बाद जब तक आपका फिजिशियन आपको मना ना करे, आपने दवाई खानी बंद या कम नहीं करनी, ताकि इस कॉम्प्लिकेशन से आप महफूज रह सकें। अब कॉस्ट एक बड़ा इशू है कि स्टेंट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। देखिए ये स्टेंट जो है ये खाली स्टेंट यूज़ नहीं होता, इस स्टेंट के साथ बेशुमार सामान और भी यूज़ होता है। स्टेंट के साथ वायर्स, गाइडिंग कैथेटर्स, बलून्स और कुछ और सामान, वो कुछ दवाइयाँ शामिल होती हैं। इसलिए सिंपली कहते हैं कि स्टेंट की कॉस्ट ये थी, आपने ऐसे चार्ज क्यों कर लिया, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि खाली स्टेंट यूज़ नहीं होना। स्टेंट को बाहर से लेकर अंदर तक डिप्लॉय करने में 4-5 स्टेप्स आते हैं। उन तमाम चीज़ों की कॉस्ट उसमें ऐड होती है। फिर आपने हॉस्पिटल कोड ऐड करनी है, आपका स्टे हॉस्पिटल में इसमें ऐड होना है, जो मेडिसिन यूज़ होगी वो इसमें ऐड होनी है, स्टाफ चार्जेस, डॉक्टर की फ़ीस में ऐड होनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्टेंट यूज़ हो रहा है उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि स्टेंट अमेरिकन है, उन 3 बड़ी कंपनीज में से है, तो कॉस्ट की हायर होगी। एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन स्टेंट उसकी कॉस्ट कम होगी। और ये पैकेजेस वेरी करते हैं डिपेंडिंग कि आपकी जो ब्लॉकेज है वो सिंपल ब्लॉकेज थी या कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज थी। हर ब्लॉकेज सेम नहीं होती। ये क्वाइट पॉसिबल है कि खाली स्टेंट के अलावा आपके केस में 3 या 4 बलून यूज़ हो जाएं, 2 वायर्स यूज़ हो जाएं। ये भी हो सकता है कि केस करते करते एक एडिशनल स्टेंट की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए कॉस्ट वेरी करती है केस टू केस। आ सिंपल केस कम पैसों में हो सकता है, एक कॉम्प्लिकेटेड केस में 4 बलून लग गए हैं, 2 वायर्स लग गई हैं और कुछ और सामान खुल गया है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ती जाती है। इसलिए एक फ़िक्स कॉस्ट एडवाइजेबल नहीं है। ये बात आपको कम्प्लीटली डिस्कस करनी चाहिए अपने फिजिशियन के साथ, एंड ही शुड बी बड़ा फ्रेंकली आपसे बात करे कि आपका केस सिंपल केस है या कॉम्प्लेक्स केस है। ऑब्वियसली अगर केस सिंपल होगा, उसमें सामान कम यूज़ होगा, तो आपका पैकेज कम का होगा। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ होनी है, मल्टीपल बलून यूज़ होने हैं, बाकी सामान खुलना है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये तमाम बातें आप फिजिशियन से ओपनली डिस्कस करके फिर डिसाइड कीजिए। तो अगर आपको ये कहा गया कि आपको स्टेंट की ज़रूरत है या आपके सिम्टम्स इस तरह के हैं कि आपको लगता है कि आपको शायद एंजियोग्राफी या स्टेंट की ज़रूरत पड़े, तो आप marham.pk के थ्रू आप मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपकी एंजियोग्राफी हो चुकी है तो उसके बारे में ओपिनियन ले सकते हैं आप कि इसमें स्टेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, या बाईपास की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसलिए marham.pk पे जाके आप इन तमाम बातों के सवाल पूछने के लिए मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।